हेलो गाइज, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो के थ्रू में एक अति आवश्यक प्रश्न जो अपकृत्य विधि से संबंधित है मैं डिस्कस करने वाली हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति आवश्यक हो सकता है। माई क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म डेफेमेशन एंड इट्स काइंड्स विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉज। मानहानि एवं उसके प्रकारों की व्याख्या वादों सहित कीजिए। दिस इज माई क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना जनरली मानहानि कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षतिग्रस्त करता है तो ऐसा वह स्वयं अपने जोखिम पर करता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी प्रॉपर्टी होती है जो अन्य संपत्तियों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान हो सकती है। मानहानि ऐसे कथन के प्रकाशन को कहा जाता है जिसमें सामान्य से समाज के सही सोचने वाले व्यक्तियों के में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिरती है या जिससे उस व्यक्ति से लोग घृणा करते हैं या उससे बचते हैं। यूसेज ऑफ वर्सेज एमजीएम पिक्चर्स लिमिटेड के वाद में वादी जो एक सिनेमा तस्वीर में एक राजकुमारी निटाशा को रास्पुटिन नामक कुख्यात भिक्षु द्वारा बलात्कार करते हुए दिखाया गया था। चूंकि वादी के संबंध में यह लांछन मिथ्या था, यह धारित किया गया कि यह जो कथन था यह मानहानिकारक था। देयर आर द टू काइंड्स ऑफ डेफेमेशन। मानहानि के जनरली दो प्रकार हो सकते हैं। पहला अपमान लेख, सेकंड वन इज अपमान वचन, दैट इज लाइबल एंड स्लैंडर। लाइबल या अपमान लेख विनफिल्ड जी के अनुसार स्थायी रूप से किसी अपमानजनक कथन या प्रतिनिधित्व को अपमान लेख कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्थायी या किसी लेखन द्वारा, मुद्रण द्वारा, तस्वीर द्वारा, प्रतिमा द्वारा या पुतले के रूप में निर्मित करना अपमान लेख होगा। सेकंड वन इज अपमान वचन, स्लैंडर, किसी मानहानिकर कथन का ऐसा प्रकाशन जिसका स्वरूप अल्पकालिक है। उदाहरण के लिए बहरे या गुणों की भाषा में इशारे जैसे खाली पर्स दिखाना, संकेत करना कि प्रतिवादी ने उसे लूट लिया, इसका स्वरूप अस्थायी होता है, वह इसे कानों से सुना जा सकता है, जबकि अपमान लेख आंखों से देखा जा सकता है। There are the certain differences between the libel and the slander। अपमान लेख व अपमान वचन में कुछ अंतर पाए जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, अपमान लेख अपकृत्य अथवा अपराध दोनों हैं, जबकि अपमान वचन एक प्रकार का सिविल दोष है। Libel is coming under the category of tort as well as crime both, while the slander is only a civil wrong, that is not a crime। सेकंड, अपमान लेख सदैव कार्यवाही योग्य होता है, अर्थात अपमान लेख के मामले में विशेष नुकसान को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। लाइबल इज ऑलवेज एक्शनेबल पार्सी एंड देयर इज नो नीड टू प्रूव द एक्चुअल डैमेज इन द केस ऑफ लाइबल, व्हाइल इन द केस ऑफ स्लैंडर इट इज एसेंशियल टू प्रूव द एक्चुअल डैमेज। जबकि अपमान वचन के मामलों में केवल कुछ अपवादों को छोड़कर विशेष नुकसान को सिद्ध करना आवश्यक है, तभी अपमान वचन कार्यवाही योग्य होता है। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि वादी पर दंडिक अपराध का आरोप, वादी पर किसी छूत की बीमारी या संक्रामक होने का आरोप लगाना जिससे कि अन्य व्यक्ति को सहवास से बचाया जा सके, किसी औरत या लड़की पर जार कर्म का आरोप लगाना, किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगाना कि वह जिस पद की धारणा करता है उसमें वह अक्षम या अयोग्य या बेईमान है, ये सब इसके अपवाद हैं। अपमान लेख को हम एक महत्वपूर्ण वाद की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। वाद है राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी। इस वाद में राजीव गांधी की हत्या के लिए एक जांच कमीशन नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी एक गवाह के रूप में उपस्थित हुआ था। प्रतिवादी ने अपने लिखित लेख में वरिष्ठ वकील के विरुद्ध गलत आरोप लगाए कि वे लिट्टे से धन प्राप्त कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह धारित किया गया कि उक्त कथन मानहानिकारक था, वह विशेषाधिकार से परे, वह वास्तविक द्वेष से प्रेरित था। प्रतिवादी ने इस कथन के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। अतः न्यायालय ने प्रतिवादी के विरुद्ध 5 लाख रुपए नुकसानी के रूप में देने का आदेश दिया। के लिए कुछ आवश्यक तत्व की यदि हम बात करते हैं तो देयर आर द सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द डिफेमेशन। नंबर 1, दैट इज स्टेटमेंट शुड बी डिफेमेटरी, मीन्स शब्द मान हानिकारक होने चाहिए। सेकेंड एसेंशियल, दैट इज स्टेटमेंट शुड रेफर टू द प्लेंटिफ, शब्द वादी के प्रति कहे गए हों, यह जरूरी है। थर्ड, स्टेटमेंट शुड बी पब्लिश्ड, ऐसे कथन का प्रकाशन होना चाहिए, तभी अपमान हानि के लिए लाइबल होंगे। अब मैं इन्हीं एसेंशियल एलिमेंट्स को एक एक करके लेती हूँ। पहला एसेंशियल एलिमेंट दैट इज स्टेटमेंट शुड बी डेफेमेटरी, मीन्स कथन मान हानिकारक होना चाहिए। ऐसा कथन होना चाहिए जिसकी प्रवृत्ति वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए, जिससे अन्य व्यक्ति उससे घृणा करने लगे या उससे बचे। अतः यदि कथन के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के प्रति अवमानना, उपहास, भय, अपसंद या अवमूल्यन उत्पन्न होता है तो ऐसा कथन मान हानिकारक होता है। इसको हम कुछ वादों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं।
मेरा केस है लिविस वर्सेस डेली टेलीग्राफ लिमिटेड। इस वाद में डेली मेल नामक एक अखबार में फ्रॉड अखबार द्वारा फर्म की जांच नामक एक पैरा तथा एक अन्य अखबार डेली टेलीग्राफ में नगर पुलिस द्वारा फर्म की जांच इंक्वायरी ऑफ द फर्म बाय द सिटी पुलिस नामक एक लेख छापा गया। वादी इस फर्म का चेयरमैन था। वादी का कहना था कि ये शब्द सिद्धांत स्वाभाविक अर्थों में मानहानिकारक हैं। प्रतिवादी ने इसका विरोध नहीं किया। कोर्ट ने डेली टेलीग्राफ के विरुद्ध कंपनी के पक्ष में 15,000 पाउंड व चेयरमैन के पक्ष में 25,000 पाउंड नुकसानी प्रदान करने का आदेश दिया और डेली मेल के विरुद्ध कंपनी के पक्ष में 1 लाख पाउंड व चेयरमैन के पक्ष में 17,000 पाउंड नुकसानी के रूप में प्रदान की। प्रतिवादियों ने इस आदेश के विरुद्ध हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील की जो खारिज कर दी गई। सेकंड वाद है डीपी चौधरी वर्सेस मंजुलता AIR 1997 राजस्थान। इस वाद में 17 वर्षीय मंजुलता जो BA की विद्यार्थी थी, एक सम्मानित व पढ़े लिखे परिवार से संबंधित थी। जोधपुर दैनिक समाचार पत्र दैनिक जगज्योति ने 18/12/1977 के संस्करण में यह समाचार छापा कि मंजुलता पिछली रात के 11 बजे रात्रि कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी, जहां पर वो कमलेश नामक युवक के साथ भाग गई। यह समाचार असत्य था तथा उपेक्षापूर्ण और जिम्मेदारी से छापा गया था। इससे उसे सदमा लगा और जानने वालों की दृष्टि में वह अपमानित हुई और सदी की भावनिक संभावनाएं भी उसके लिए कम हो गई। इस कथन को मानहानिकारक माना गया। वह प्रतिवादी उत्तरदायी थे और उनको 10,000 रुपये साधारण नुकसानी के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया गया। तीसरा वाद है साउथ इंडिया रेलवे कंपनी वर्सेस रामकृष्णन 1890 मद्रास। इस वाद में प्रतिवादी जो रेलवे गार्ड था ने रेलवे के एक डिब्बे में जांच के दौरान वादी को टिकट दिखाने के लिए कहा और उसने ये भी कहा कि मुझे संदेह है कि तुम गलत टिकट के साथ यात्रा कर रहे हो। वादी ने टिकट दिखा दिया जो सही था। वादी ने वाद दायर किया कि प्रतिवादी के इन शब्दों से उसे मानहानि हुई है। यह धारित किया गया कि प्रतिवादी के शब्द सद्भावना या गुड फेथ पर आधारित थे, अतः मानहानि नहीं हुई है और रेलवे कंपनी उत्तरदायी नहीं थी। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट दैट इज मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। शब्द वादी के प्रति कहे जाने चाहिए। यदि यह सिद्ध हो जाए कि कथन वादी को निर्दिष्ट किया गया था तो प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। यह महत्वपूर्ण नहीं कि प्रतिवादी का आशय वादी को हानि करना था या नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कुछ वादों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। स्टेड बनाम लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड। इस वाद में समाचार पत्र में यह कथन प्रकाशित किया गया कि 30 वर्षीय कैम्बरवेल निवासी हैरोल्ड न्यूस्टेड बाइगैमी के लिए दोषी ठहराए गए हैं। वादी का नाम भी हैरोल्ड न्यूस्टेड था और उसकी आयु भी 30 वर्ष थी और वह भी कैम्बरवेल में एक हजाम था और वो बाइगैमी के लिए दोषी नहीं था। कोर्ट ने प्रतिवादी को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया और हर्जाना देने के लिए कहा। अगला एसेंशियल एलिमेंट है शब्दों का प्रकाशन होना चाहिए। द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, दैट इज एसेंशियल। मानहानिकारक कथन का प्रकाशन होना आवश्यक है। प्रकाशन का अर्थ है कि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मानहानिकारक कथन की यदि सूचना देता है या संसूचना यदि किसी भी कृत्य द्वारा दी जा सकती है, उसे प्रकाशन कहा जाएगा। इसको हम वादों की सहायता से समझते हैं। केस है एथ हथ वर्सेस हथ। इस वाद में वादी के प्रति मानहानिकारक कथन एक बिना सील के लिफाफे में वादी की पत्नी के पास भेजा गया। लिफाफे को पत्नी के नौकर ने पढ़ लिया और न्यायालय ने यह धारित किया कि प्रतिवादी उसके लिए उत्तरदायी नहीं थे क्योंकि नौकर के काम में पत्रों को खोलना शामिल नहीं था। यह उसका प्रकाशन नहीं कहलाएगा। यह मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स की बात की थी। अब मैं इनके कुछ बचाव या डिफेंसेस के बारे में बताती हूँ। मानहानि कथन के प्रकाशन के बचाव के लिए कुछ डिफेंसेस भी अवेलेबल हैं। मानहानि कथन के प्रकाशन के बचाव के लिए सम्मति मानहानि के वाद में एक स्वीकृति बचाव है। इसके अतिरिक्त अन्य बचाव भी निम्नलिखित है। पहला बचाव है जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, दैट इज औचित्य या सत्य होना। सेकंड, फेयर कमेंट होना, न्यायपूर्ण टिक्का करना। थर्ड वन इज प्रिविलेज, विशेषाधिकार होना। अब हम इन बचावों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट डिफेंस दैट इज जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ। जो व्यक्ति मानहानिकारक कथन के लिए जिम्मेदार होता है, यदि वो ये सिद्ध कर दे कि जो कथन उसने कहा है वह सत्य है, तो वो उत्तरदायी नहीं होगा। यदि प्रतिवादी इस बचाव में सफल रहता है तो उसके विरुद्ध वाद असफल हो जाता है, चाहे उसका प्रकाशन विद्वेषपूर्ण ही क्यों ना हो। अतः सारवन सत्य सिद्ध होना चाहिए, यह जरूरी है। सेकंड वाद है अलेक्जेंडर वर्सेस एनी रेलवे कंपनी 1915। इस वाद में वादी रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने के लिए दोषी था। उस पर 1 पाउंड का जुर्माना लगाया गया था तथा जुर्माना न देने पर उसे 2 सप्ताह की सजा भुगतने का निर्णय किया गया।
प्रतिवादियों ने इस कथन का प्रकाशन किया कि वादी पर 1 पाउंड जुर्माना हुआ है और जुर्माना न देने पर उसे 3 सप्ताह की सजा हो सकती थी। कोर्ट द्वारा यह धारित किया गया कि प्रतिवादी उसके लिए उत्तरदायी नहीं थी, क्योंकि जो कथन था वो सार्वजनिक सत्य था। अगला वाद है विजय कुमार वर्सेस देश विवेक एंड अदर्स 2005 मध्य प्रदेश। इस वाद में प्रतिवादी से ये कथन कि जो वादी एक मंत्री था, एक स्कूल प्रबंधन के मामले में उपताप के लिए गिरफ्तार किया गया था तथा उसे अध्यापकों के वेतन में से हिस्सा लिया था, यह अभिकथन प्रकाशित किया गया। वादी ने मानहानि के लिए वाद प्रस्तुत किया, परंतु यह कथन सत्य पाया गया और इसके लिए प्रतिवादी दायी नहीं थे। फैंस दैट इज न्यायपूर्ण टीका टिप्पणी, फेयर कमेंट। लोकहित के मामलों में न्यायपूर्ण टीका टिप्पणी की भी अनुमति होती है। वर्तमान समय में इसे भाषण की स्वतंत्रता के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इस बचाव के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, जिस मामले पर टीका टिप्पणी की गई है वो लोकहित में होनी चाहिए। सेकंड वन इज यह तथ्यों का पराख्यान न होकर अभिव्यक्ति होनी चाहिए। थर्ड, टीका टिप्पणी न्यायपूर्ण होनी चाहिए। एंड फोर्थ, टीका टिप्पणी विद्वेषपूर्ण नहीं होनी चाहिए। लोकहित के मामलों का अर्थ होता है जिसमें जनता की रुचि होती है तथा जिस वैध रूप से जनता से संबंधित होती है, और टीका टिप्पणी न्यायपूर्ण तभी होगी जब वह सच्चे सच्चाई पर आधारित होगी और प्रतिवादी को अपने मत की अभिव्यक्ति ईमानदारी से करनी चाहिए। वह विद्वेषपूर्ण नहीं होनी चाहिए। थर्ड डिफेंस दैट इज विशेषाधिकार प्रिविलेज। जो व्यक्ति दूसरों को मानहानि करता है वह ऐसा अपने जोखिम पर करता है। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब मानहानि के लिए वाद का अधिकार नहीं होता, जैसे कि किसी संसद सदस्य द्वारा कार्यवाही के दौरान की गई बात के लिए मानहानि का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर विशेषाधिकार होते हैं। तो यहाँ पर जब हम विशेषाधिकार की बात करते हैं तो विशेषाधिकार जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एब्सोल्यूट प्रिविलेज, जो विपूर्ण विशेषाधिकार। ऐसा कथन जो चाहे कितना ही असत्य या मानहानिकारक या विद्वेषपूर्ण क्यों ना हो, उसके लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसे कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान उसके संबंध में न्यायाधीश, जूरीमैन, पक्षकार, गवाह या वकील द्वारा दिया गया कोई भी कथन विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। सेकंड, संसद के किसी भी सदन में सदस्य द्वारा किया गया कथन। तीसरा, संसद के किसी भी सदन में निर्दोष पर संसद की रिपोर्ट प्रकाशन करना। चौथा, सरकारी कर्तव्य करने के दौरान राज्य के एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को दिया गया कथन। अगला, पति पत्नी के मध्य संसूचना। ये सब एब्सोल्यूट प्रिविलेज के अंतर्गत आते हैं। सेकंड प्रिविलेज दैट इज क्वालिफाइड प्रिविलेज दैट इज सशक्त विशेषाधिकार। ये एक ऐसा कथन है जिसे प्रकाशित करने के लिए कोई व्यक्ति अधिकारी होता है, बशर्ते कथन बिना किसी द्वेष के किया गया हो तथा यह विशेषाधिकार द्वारा अवसर पर दिया गया हो। यह सब मैंने आपको डिफेमेशन, उसके काइंड्स एवं उसके डिफेंसेस के बारे में बताया है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग एग्जाम। If you have any doubt, you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.